हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय उच्च भूमि में जो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आरावली श्रेणी के विषय में। आरावली श्रेणी जो है वो मुख्य करके राजस्थान में स्थित है। वैसे यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है। चलिए हम इस पे आज बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि आरावली रेंज कहाँ पर है। तो आरावली रेंज जो है वो गुजरात से स्टार्ट हो जाती है और पूरा राजस्थान पार करते हुए, हरियाणा पार करते हुए दिल्ली तक ये रेंज जो है वो उपस्थित है। गुजरात से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक ये रेंज पाई जाती है। इसको कहते हैं आरावली। ये है आरावली पर्वत श्रेणी। तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति पे हम बात करें कि ये किस प्रकार से बनी, कब बनी और कितनी पुरानी है। तो लगभग 600 से 750 मिलियन वर्ष पहले प्री कैम्ब्रियन काल में इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। कब इसका निर्माण हुआ था नोट करेंगे। लगभग 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में प्री कैम्ब्रियन समय में उत्पत्ति हुई इसकी, इस रेंज की। और यह एक फोल्डेड माउंटेन था, यानी वलित पर्वत था। जैसा कि वर्तमान में आप हिमालय को देखते हैं एक वलित पर्वत के रूप में, उसी प्रकार से आरावली भी जो है वो एक फोल्डेड माउंटेन था, वलित पर्वत था। तो जब ये उत्पत्ति हुई थी तो यह संसार का, पूरे विश्व का, संसार का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। यानी कि ये बहुत पुराना है और ये वलित पर्वत था और इतने दिनों तक इस पे अपक्षय अपर्दन यानी बाहरी शक्तियों के प्रभाव की वजह से यह पर्वत जो है वो घिस करके अब बहुत छोटा हो गया है। ये पहले बहुत ऊंचा पर्वत रहा होगा, लेकिन वर्तमान में यह एक अवशिष्ट पर्वत है। वर्तमान में यह क्या है? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है कि बचा खुचा माउंटेन अवशिष्ट पर्वत है। पहले कोई पर्वत इस तरह से बहुत ऊंचा रहा होगा, बाद में धीरे धीरे इसके ऊपर बाहरी शक्तियां काम करती गईं। वर्षा, ताप, दाब, हवा इत्यादि के मौसम के प्रभाव की वजह से, हवाओं के प्रभाव की वजह से, इत्यादि चीज़ों से पर्वत घिस करके धीरे धीरे छोटा हो जाता है। तब उसे हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत, यानी घिसा पिटा रेजिडुअल माउंटेन। तो आरावली किस प्रकार का पर्वत था? तो बात करेंगे किस प्रकार का था। यह वलित पर्वत था और ये सबसे पुराना पर्वत है, वलित पर्वत। लेकिन वर्तमान में यह एक अवशिष्ट पर्वत बन करके हमारे सामने दिखाई पड़ता है। किस प्रकार से यह अवशिष्ट पर्वत बन गया? क्योंकि इस पर बाहरी अपर्दनकारी शक्तियों ने, यानी इरोजनल फोर्सेस ने काम किया। इरोजनल फोर्सेस यानी जल, हवा इत्यादि ने, और इसको घिस करके छोटा कर दिया है, ऊंचाई में भी कम कर दिया है। तो ये जो है पर्वत यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। तो इसकी लोकेशन क्या है, ये किन चीज़ों से बना है? देखिए यहाँ पर जो है वो ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट और शिस्ट से निर्मित है। शिस्ट से निर्मित है। और यहीं पर लिखेंगे कि धारवाड़ चट्टानों की प्रमुखता है। धारवाड़ चट्टानों की प्रमुखता है इसमें। धारवाड़ चट्टानें मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या थी। तो ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट और शिस्ट, ये सभी चट्टानों के नाम है। ग्रेनाइट क्या होता है, नीस क्या होता है, क्वार्टजाइट क्या है, शिस्ट क्या है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं
तो चट्टान का जो हमारा एक वीडियो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्लास में, तो वो आप देखें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रेनाइट नीस वगैरह ये सब क्या होते हैं। तो इन्हीं चट्टानों से ये आरावली रेंज बनी हुई है और इसमें धारवाड़ प्रकार की चट्टानों की प्रमुखता पाई जाती है। तो ये इसका कुछ एक दो चार बिंदु उत्पत्ति से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और आरावली जो है वो केंद्रीय उच्च भूमि का भाग है, ये हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। अब इसकी लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है, तो अगर हम देखें तो ये पार्ट जो है इस तरह से गुजरात का है, ये गुजरात है। इसके बाद आप यहाँ से देखते हैं कि इस तरह से राजस्थान जो है ये राजस्थान है। इसके बाद आप यहाँ पे पंजाब देखते हैं और ऐसे यहाँ पर आप हरियाणा देखते हैं, ये पंजाब है। तो पंजाब में आरावली नहीं है, हरियाणा में है। और हरियाणा से लगा हुआ, यूपी से लगा हुआ आप यहाँ पर दिल्ली देखते हैं, ये क्या है, दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो दिल्ली तक जो है ये रेंज फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात में जो स्थान है यहाँ पर वो है पालनपुर। पालनपुर कभी कभी आपको अहमदाबाद के निकट से भी लिखा मिलेगा, एग्जैक्ट जो है वो पालनपुर है। वैसे अहमदाबाद भी आप लिख सकते हैं कि अहमदाबाद क्षेत्र से जो है वो आरावली शुरू हो जाती है। पालनपुर गुजरात और ये दिल्ली तो है ही यहाँ पर, ये क्या है, दिल्ली। तो पालनपुर गुजरात से लेकर के दिल्ली तक जो है ये श्रेणी फैली हुई है। तो अगर हम विस्तार पे बात करें इसके, आपने उत्पत्ति इसकी लिख ली, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया, पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक। कौन कौन से प्रदेशों में आ रहा है, गुजरात प्लस राजस्थान प्लस हरियाणा प्लस दिल्ली, 4 स्टेट्स को ये कवर कर रहा है, यानी कि 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली यहाँ फैला हुआ है। और जो राजस्थान है, राजस्थान में 80% भाग है, यानी सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा जो है आरावली का जो भाग है वो राजस्थान में ही फैला हुआ है। आप देख भी रहे यहाँ पर गुजरात में थोड़ा सा है, यहाँ भी, और राजस्थान में 80% जो आरावली है वो राजस्थान में स्थित है। तो ये है। अब पालनपुर से लेकर दिल्ली तक ये लगभग 800 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। लंबाई लगभग 800 किलोमीटर। और अगर औसत ऊंचाई की बात करें, कितना ऊंचा है, तो हमने आपको अभी बताया कि ये घिस घिस करके बहुत जो है वो डाउन हो गया है पर्वत, तो ज़्यादा इसकी ऊंचाई नहीं है, लेकिन औसत ऊंचाई जो है वो 300 मीटर से लेकर के 930 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। तो किधर ये पर्वत ज़्यादा ऊंचा है, किधर ये पर्वत कम ऊंचा है, इस पे भी प्रश्न बनता है। तो दक्षिण की तरफ ये पर्वत का ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ज़्यादा है। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो कुछ इस तरह से पर्वत है, दिल्ली की तरफ सकरा है, और ये जो है जैसे जैसे दक्षिण की तरफ हम बढ़ते हैं उस तरह से ये चौड़ा होता जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि दक्षिण की तरफ यह अधिक ऊंचा और अधिक चौड़ा है। दक्षिण की तरफ इसकी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों अधिक है।
और दक्षिण में ही जो है इसका जब चौड़ाई और ऊंचाई यहीं पर अधिक है तो यहीं पर जो है माउंट आबू श्रृंखला जो है उसी पर इसका जो है सबसे ऊंचा शिखर स्थित है, गुरु शिखर। यह है माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान में है, राजस्थान में माउंट आबू एक हिल स्टेशन है और माउंट आबू जो पर्वत श्रृंखला है अरावली की, उसी पर जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो 1722 मीटर ऊंचा है और यही जो है अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है जो सिरोही जिले में माउंट आबू जहाँ पर है वहीं पर स्थित है। तो आप यहाँ पर नोट करें, अरावली का सबसे ऊंचा शिखर, अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। कितना है? 1722 मीटर, जो कि कहाँ स्थित है? जो कि माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू यानी वहाँ जो अरावली का पर्वत क्षेत्र है उसको माउंट आबू कहा जाता है और उसी पर यह गुरु शिखर जो है वो स्थित है। माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। सिरोही जिला आप लिख सकते हैं, सिरोही जिला राजस्थान का, वहीं पर यह पड़ता है। माउंट आबू बहुत फेमस एक हिल स्टेशन है जो राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है। इसके विषय में भी नोट कर लेंगे कि माउंट आबू जो है, माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। यहीं पर प्रसिद्ध, यहीं पर एक मंदिर स्थित है, दिलवाड़ा मंदिर, जो एक जैन धर्म से संबंधित उनके तीर्थंकरों को समर्पित एक मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो यहीं राजस्थान में माउंट आबू पर ही स्थित है, अरावली रेंज में ही। तो यहीं पर प्रसिद्ध जैन मंदिर, जैन मंदिर कौन सा? दिलवाड़ा, दिलवाड़ा स्थित है। मैप में भी आप इसे यहीं पर बना लें कि यहीं पर क्या है, यहीं पे जो है वो एक टेम्पल है इसी माउंट आबू पे। ये सब राजस्थान में है, गुजरात में नहीं है। ये क्या है? दिलवाड़ा। जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो राजस्थान में माउंट आबू पर ही स्थित है, जहाँ पे गुरु शिखर है और ये अरावली में आता है। तो इस तरह से इतनी चीज़ें आपने विस्तार के विषय में जानी। अलग अलग क्षेत्रों में अरावली को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उदयपुर के पास इसको जरगा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में नाम हैं जो आपसे मैचिंग करने के लिए दिए जा सकते हैं, उनको आप नोट कर लें। नाम, कुछ नाम हैं जैसे उदयपुर के पास, उदयपुर के पास इनको कहा जाता है जरगा की पहाड़ियाँ, जरगा की पहाड़ियाँ, उदयपुर के पास में इनको जरगा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ व गोगुंडा, यहाँ पर कहा जाता है इनको भोरात की पहाड़ियाँ, इनको भोरात नाम दिया जाता है। टोंडगढ़, टोंडगढ़ में इनको मड़वाड़ कहा जाता है, मड़वाड़ा। और दिल्ली, दिल्ली में इन पहाड़ियों को कहा जाता है दिल्ली कटक, दिल्ली कटक। रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स।
और रायसीना हिल्स पे ही आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का आवास यानी राष्ट्रपति भवन स्थित है, रायसीना हिल्स पर ही। यहीं पे आप नोट कर लें कि रायसीना हिल्स पे राष्ट्रपति भवन स्थित है। ज़्यादातर सरकारी बिल्डिंगें जितनी भी हैं वो सभी रायसीना हिल्स पर ही जो है नई दिल्ली को बसाया गया है। बहुत मनोरम ये प्राकृतिक जो है वहाँ पर स्थितियाँ दिखाती हैं। तो दिल्ली में इनको रायसीना हिल्स या दिल्ली कटक के नाम से जाना जाता है। टोनगढ़ में मारवाड़ा, कुंभलगढ़ गोगुंडा में भोरात, उदयपुर के पास में जरगा की पहाड़ियाँ आदि नामों से अरावली को जाना जाता है। 3 प्रमुख नदियाँ अरावली रेंज से निकलती हैं। 3 प्रमुख नदियाँ जो हैं वो अरावली से निकलती हैं। तीन नदियां हैं प्रमुख रूप से, वैसे बहुत सारी नदियां हैं छोटी छोटी। ज़्यादातर मौसमी नदियां हैं जो राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती हैं, वो मौसमी नदियां हैं, यानी बरसात के मौसम में वो उनमें जल होता है, बाकी वो ज़्यादातर सूखी रहती हैं। तो 3 प्रमुख नदियों की हम बात करेंगे। एक फिगर की सहायता से उसको हम यहाँ पर बना लेंगे। ये जैसा उधर बनाया है बिल्कुल सेम वैसे ही ये अरावली रेंज है। यहाँ पर 3 नदियाँ हैं। एक नदी यहाँ पर आपको निकलेगी जो पश्चिमी तरफ बहती हुई कच्छ के रण तक आती है, इसको कहते हैं लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण तक आती है। कहाँ तक? कच्छ के रण तक। कच्छ के रण में आकर के ये नदी विलुप्त हो जाती है। अरब सागर में या कच्छ की खाड़ी में ये नदी नहीं पहुंचती है, इसीलिए यह नदी जो है वह एक अंतःस्थलीय नदी है। या किस प्रकार की नदी है? अंतःस्थलीय नदी, क्योंकि ये बीच स्थल में ही बंद हो जाती है। नदियाँ ज़्यादातर समुद्र में पहुंचती हैं, लेकिन लूनी नदी जो है वो स्थल से निकलती है और स्थल पे ही समाप्त हो जाती है। लूनी नदी की एक और विशेषता है कि इसमें खारा जल भी पाया जाता है। खारा जल भी पाया जाता है, मीठा तो होता ही है, खारा जल भी मुहाने की तरफ पाया जाता है इसमें। तो मीठे और खारे दोनों प्रकार के जल वाली जो नदी है वो लूनी नदी है। और लूनी नदी जो है वो अरावली के पश्चिम में बहती है और पूरब की तरफ जो बहने वाली नदी है वो है बनास। यहाँ से एक नदी निकलती है जो आगे जा कर के चंबल नदी में मिल जाती है। ये है चंबल और ये जो नदी है वो है बनास, जो अरावली से निकलती है। ये है बनास नदी। बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। इसको आप नोट कर लेंगे, चंबल की सहायक नदी बनास नदी। तो 2 नदियाँ आपने देख ली, लूनी नदी और बनास नदी। एक नदी और है जो साबरमती नदी के नाम से जानी जाती है। एक नदी यहाँ पर खंभात की खाड़ी में आती है और ये है साबरमती नदी। साबरमती की नदी। तो तीनों नदियाँ अरावली से निकलती हैं, लूनी, बनास और साबरमती। ये 3 नदियाँ हैं, 1, 2 और 3। तीनों की विशेषताएं हमने आपको बता दी। लूनी नदी अरावली से निकलती है, कच्छ के रण तक जाती है। बनास नदी अरावली के पूर्वी क्षेत्र से निकलती है और चंबल की सहायक नदी है, मेवाड़ के पठार पर ये बहती है। तीसरी नदी जो है वो साबरमती नदी है, जो अरावली से निकल करके खंभात की खाड़ी में आकर ये गिरती है। ये जो साबरमती नदी है ये
आरावली से खंभात खाड़ी तक जाती है। तो 3 प्रमुख नदियां हैं इसकी। अगले पॉइंट में हम दर्ज करेंगे कि सांभर झील जो है वो अरावली रेंज के द्वारा चारों तरफ से घिरी हुई है। सांभर झील, सांभर झील, अगला पॉइंट नोट करें, सांभर झील ये जो है भारत की सबसे बड़ी नमक की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। चारों तरफ से अरावली से घिरी है, चारों तरफ से अरावली से घिरी है, यानी इन्हीं रेंज के बीच के क्षेत्र में जो है वो सांभर झील यहाँ पर पाई जाती है राजस्थान में। ये क्या है? सांभर झील। सांभर झील यहीं पर अरावली क्षेत्र में ही पाई जाती है, अरावली के ऊपर नहीं है, अरावली से घिरी हुई है झील ये। अब जो अरावली है वो एक प्रकार से जलवायु विभाजक है, क्योंकि अरावली जो है वो रेगिस्तान को पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ने से रोकती है। आप यहाँ पर जानते हैं कि इस क्षेत्र में थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल जो है वो पूरब की तरफ अरावली के वजह से ही बढ़ नहीं पाता है। तो मानसून का कुछ इफेक्ट है जिसकी वजह से ये थार का मरुस्थल डेवलप हुआ। गुजरात की तरफ से जब अरब सागर से मानसून प्रवेश करता है, यहाँ से, ये क्या है? अरब सागर मानसून। मानसून भारत में 2 तरफ से प्रवेश करता है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से, जिसको बंगाल की खाड़ी शाखा कहा जाता है, और दूसरा अरब सागर की तरफ से, जिसको अरब सागर शाखा कहा जाता है। तो जब अरब सागर की शाखा की तरफ से मानसून प्रवेश करता है तो यह अरावली के पैरेलल चलता है, यानी कि जिस दिशा में मानसून चल रहा होता है अरावली का जो विस्तार है वो भी उसी दिशा में है, यानी उसके समांतर है। तो फिर ये हवाएं जो हैं वो सीधी निकलती चली जाती हैं, टकराती नहीं हैं। हालांकि पूर्वी तरफ कुछ हवाएं टकराएंगी, क्योंकि ये इधर को थोड़ा झुका हुआ है, तो ये जो है हवाएं इधर तो बिल्कुल नहीं टकराएंगी पश्चिम की तरफ। हाँ, पूर्वी तरफ जो है वो कुछ वर्षा होती है, कुछ क्या अच्छी खासी वर्षा हो जाती है। माउंट आबू पर सर्वाधिक वर्षा जो है वो अरावली में रिकॉर्ड की जाती है 150 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ राजस्थान में जो थार क्षेत्र है वहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम भी वर्षा देखी जाती है। तो आप कह सकते हैं कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसके पश्चिम में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि अरावली जो है वो अरब सागर से आने वाले मानसून को रोक नहीं पाता है, उसमें बाधक नहीं बन पाता है। मानसून अरावली के पूर्वी क्षेत्र में बारिश करता है, क्योंकि यहाँ पर मानसून जो है वो अरावली से टकराता है, और माउंट आबू क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है 150 सेंटीमीटर। यहाँ पर गुजरात में भी वर्षा होगी, गिरी की पहाड़ियाँ वगैरह हैं, सब आगे हम देखेंगे। यहाँ पर माउंट आबू में प्राप्त होती है वर्षा, और इधर के क्षेत्र में जो है वर्षा प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ थार के क्षेत्र में वर्षा प्राप्त नहीं होती है, इसीलिए थार मरुस्थल के रूप में डेवलप है, जबकि पूरब का क्षेत्र जो है वो बांगर के रूप में है, और यहाँ पर जो है वो कृषि वगैरह की जाती है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। अगला पॉइंट आप लिखें कि अरावली जलवायु विभाजक है, पश्चिम क्षेत्र में विभाजक है। इसके पश्चिम में थार का मरुस्थल स्थित है, और पूरब में
मेवाड़ और मालवा पठार स्थित हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेवाड़ का पठार, हम आपको आगे पढ़ाएंगे। मेवाड़ का पठार और यहाँ मध्य प्रदेश में मालवा का पठार, ये जो है अरावली के पूरब में है, और इधर पश्चिम की तरफ जो है वो थार का मरुस्थल है। तो जलवायु विभाजक किस प्रकार से हो गया, क्योंकि दोनों क्षेत्र में जलवायु बिल्कुल डिफरेंट है। तो थार में देखिए, थार मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है। ब्रैकेट में आप लिखें 25 सेंटीमीटर वार्षिक से कम, इतनी कम वर्षा होती है, इसीलिए तो वहां पे रेगिस्तान है। तो कारण भी तो आपको यहां पर देना पड़ेगा, क्यों इतनी कम वर्षा होती है, क्योंकि अरावली अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाता है, क्योंकि उसका विस्तार हवा के समांतर है। जिधर को हवा चल रही है उसी के समांतर उसका विस्तार है, तो ज़्यादा अवरोध नहीं हो पाता है। हालांकि कुछ हद तक, हालांकि पूर्वी तरफ अरावली के पूर्वी क्षेत्र, पूरब वाला साइड जो है क्षेत्र में वर्षा प्राप्त होती है। यानी पश्चिम तरफ ही सूखा मचा हुआ है, पूरब तरफ नहीं सूखा मचा हुआ है। तो पश्चिम की तरफ थार मरुस्थल और पूरब की तरफ जो है वो वर्षा वाला क्षेत्र है, इसीलिए अरावली जो क्या है वो पश्चिमी भारत का एक जलवायु विभाजक है। तो यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है। और यहीं पे ब्रैकेट में लिख लें कि माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, 150 सेंटीमीटर। अब एक पॉइंट इसका और जो है नोट करेंगे महत्व के रूप में। अब यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैं, महत्व इसका क्या है उस पे बात करेंगे। अरावली किस प्रकार से हमारे लिए लाभप्रद है, महत्व देखिए। सबसे पहले तो हमने जल विभाजक बताया, तो अगर राजस्थान पूरब की तरफ बढ़ने की कोशिश करे तो अरावली उसे रोकता है। तो पहला महत्व तो यही है कि मरुस्थल को पूर्व या पूरब की तरफ फैलने से रोकता है। दूसरा क्या है, अरावली के पूर्वी क्षेत्र में काली मिट्टी के क्षेत्र पाए जाते हैं जहां पर कृषि की जाती है, कपास वगैरह की। जैसे कि यहाँ पर आप मालवा के पठार वगैरह को पढ़ेंगे, तो वो तो पठार में हम डिस्कस करेंगे। अरावली में खनिज देखेंगे, महत्व में हम बात करेंगे कि खनिज कौन कौन से यहाँ पर पाए जाते हैं। तो खनिज में दो प्रकार के खनिज यहाँ पर हैं, एक है धात्विक और दूसरे हैं अधात्विक, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। तो धात्विक खनिज में यहाँ पे कापर पाया जाता है। कापर की खान कौन सी है, खेतड़ी खान राजस्थान में है, झुंझुनू जिला। खेतड़ी खान आपने सुना होगा, खेतड़ी खान जो है वो कापर यानी तांबा के लिए मशहूर है। तांबा आप लिख सकते हैं, तांबा या कापर।
खेतड़ी खान जो है वो झुंझुनू जिला में है, राजस्थान में, और वहाँ पर कॉपर निकाला जाता है। आयरन भी पाया जाता है इसी अरावली के क्षेत्र में। आयरन जो है वो जयपुर क्षेत्र में पाया जाता है, जयपुर क्षेत्र, जयपुर। इसके अलावा जो है यहाँ पर चांदी, अभ्रक आदि खनिज, ये तो धात्विक हो गए। धात्विक में खास करके तांबा, चांदी, अभ्रक, आयरन, ये सभी अरावली के क्षेत्र से विभिन्न खानों से निकाले जाते हैं, धात्विक खनिज हैं। अब अधात्विक खनिज यानी जैसे पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर इत्यादि की क्या स्थिति है? तो अरावली जो है वो धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है, और धारवाड़ चट्टानें जो होती हैं वो खनिज जिसमें पाए जाते हैं। और इस अरावली चट्टान में चूंकि एक फोल्डेड माउंटेन है पहले पुराना, तो इसमें जो है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर इत्यादि पाए जाते हैं। सफ़ेद संगमरमर जो अरावली के क्षेत्र में पाया जाता है वो बहुत ही उन्नत क्वालिटी का होता है। भारत में जो आप देखते हैं संगमरमर की बहुत विशेष कलाकृति ताजमहल, और कलकत्ता में आप विक्टोरिया मेमोरियल देखते हैं, उसको वाइट मार्बल से बनाया गया है, और वो उन्नत क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का मार्बल जो है वो अरावली से निकाला जाता है, जिसको मकराना कहा जाता है। तो यहाँ पर अधात्विक में चूना पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर, वाइट मार्बल, संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर जो यहाँ पर पाया जाता है वो विशेष है, इसको मकराना क्षेत्र से निकाला जाता है, मकराना कहा जाता है, मकराना। और इसकी बनी हुई दो जो है मकराना संगमरमर इसे कहा जाता है, और दो जगह पर इसका बखूबी प्रयोग किया गया है। बहुत फेमस जो चीज़ें हैं, एक तो ताजमहल में, और दूसरा जो है ताजमहल की तरह ही जो है अंग्रेज़ों ने विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो बनाने की कोशिश की थी कलकत्ता में, तो वहाँ पर भी वाइट मार्बल का प्रयोग किया गया है। वही इसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। ये कहाँ है? कलकत्ता में। ताजमहल बताइए कहाँ पर है, कमेंट करके। ताजमहल तो जानते ही होंगे। तो इस प्रकार से धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज जो हैं वो अरावली से निकाले जाते हैं। तो इस प्रकार से अरावली का आर्थिक महत्व भी है। अरावली में कई पर्यटन स्थल भी हैं, अरावली में पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल भी हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू हिल स्टेशन है, और हल्दी घाटी भी जो है लोग जाते हैं टहलने। हल्दी घाटी में जो है अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। कमेंट करके बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पे है। माउंट आबू जो है एक हिल स्टेशन है। हल्दी घाटी भी अरावली में ही है, और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ के किले वगैरह जो है देखने जाते हैं। चित्तौड़ के किले, चित्तौड़ के किले, और अजमेर शरीफ, अजमेर दरगाह है। अजमेर भी लोग टहलने जाते हैं, वो धर्म के विश्वास के लिए भी वहाँ पर जाते हैं लोग, धार्मिक क्रियाकलाप। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू, हल्दी घाटी, चित्तौड़ और अजमेर जैसे जो है धार्मिक और पर्यटन स्थल भी अरावली रेंज के सहारे स्थित हैं। तो इस प्रकार से अरावली के विषय में मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से लिखने के लिए और पीटी के दृष्टिकोण से काफ़ी है। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, जब हम अरावली के पूरब में यहाँ पर
मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड के पठार पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।